अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम सोलर सिस्टम से मैक्सिमम किस तरह उससे क्या करना है, सोलर सिस्टम से मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे ले सकते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि सोलर सिस्टम से किस तरह मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकते हैं और किन तरीक़ों पे अमल करके हम उससे मैक्सिमम पावर आउटपुट निकलवा सकते हैं। फौज ज़रूर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या इसकी आउटलुक हो सकता है। अच्छा देखें, एट रेजिडेंशियल लोकेशन हो या कमर्शियल लोकेशन हो या इंडस्ट्रियल लोकेशन हो, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ योर कूलिंग मैकेनिज़्म। तो हमारा आज की वीडियो का जो फोकस है वो कूलिंग मैकेनिज़म्स पे है, HVACs पे है, एयर कंडीशनिंग्स पे है, हीट पम्प्स पे है, उन अप्लाइंसेस पे है जिसके थ्रू आप कूलिंग या हीटिंग के मैकेनिज़्म को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें मेजरली अगर हम एट रेजिडेंशियल लेवल बात करें या एट कमर्शियल इंस्टॉलेशन लेवल में बात करें तो उसमें हम ACs एयर कंडीशनिंग्स की बात कर लेते हैं ताकि लेमैन के समझने के लिए भी आसानी हो जाए। हीट पम्प्स और बाकी मैकेनिज़्म से थोड़ा भी दूर रह लेते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशन भी हो जाए। तो अभी हम रेजिडेंशियल लेवल पर रह के एयर कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं। तो हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज़ योर सोलर सिस्टम एंड हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज़ योर होम अप्लाइंसेस, स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स, ताकि आपका जो सोलर सिस्टम की जो आउटपुट है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, प्लस आपकी जो एनर्जी बिल की कंजम्पशन जो है वो एज़ लो एज़ पॉसिबल हो जाए और मैक्सिमम जो आपकी सोलर सिस्टम की जो आउटपुट है वो टुवर्ड्स बिल सेविंग चला जाए, बजाय से कि वो आपकी बेकार सी डिवाइसेस पुरानी सी लगी हुई हो जो ज़्यादा कंजम्पशन करती हों, जिसमें सोलर सिस्टम को उनको पावर देनी पड़े, जिसकी वजह से आपकी जो कंजम्पशन है वो वहीं की वहीं रहे या उसमें मार्जिनल रिडक्शन है। तो इसमें जो पहली बात है वो ये है कि 3 तरह के सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे हम रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक दो बातें जहन में रखने की है कि एनर्जी मैनेजमेंट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टास्क। एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो एक इंजीनियरिंग फील्ड है, वो सेल्स से रिलेटेड फील्ड नहीं है। तो इट नीड्स टू बी डेल्ट विद अ टेक्निकल व्यू। अब एनर्जी मैनेजमेंट में आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ सोलर सिस्टम हैव यू गॉन फॉर। अगर आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया है तो ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड साइजिंग नहीं होती, देन योर ऑन ग्रिड इन्वर्टर इज़ नॉट डायरेक्टली पावरिंग योर लोड। इसका मतलब है कि आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं वो डायरेक्टली आपके लोड के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट स्टार्ट नहीं लेते, वो हार्ड स्टार्ट लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि इनिशियली जो इनरश करंट उनका होता है, जो उनका इन ऑल्टरनेटिव टर्म्स जो सर्ज करंट होता है, इन अदर ऑल्टरनेटिव टर्म्स जो उनका टॉर्क रेटिंग होती है, एक लेमैन टर्म में इसको बिल्कुल आम जुबान में इसको कहते हैं टॉर्क, उसकी बहुत है, जबकि टॉर्क इज़ नॉट अ गुड वर्ड ओवर देयर। इनरश करंट की अगर हम टेक्निकली बात करें तो इनरश करंट नॉन इन्वर्टर ACs का ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो आपका, अब अगर एक नॉन इन्वर्टर AC है उसका इनरश करंट ज़्यादा है तो इट डज़ नॉट मैटर टू योर ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का जो इन्वर्टर है वो डायरेक्टली पावर तो नहीं कर रहा आपके एयर कंडीशनिंग को, तो उस पर कोई सर्ज रेटिंग की या ट्रिपिंग की या ओवरलोड फेलियर का कोई चांस नहीं है। बट क्योंकि आपने इनरश करंट वाली डिवाइस लगाई हुई है जिसकी सर्ज कैपेसिटी हाई है, तो सर्ज कैपेसिटी जो हाई है वो कहीं ना कहीं से करंट तो डिराइव हो रहा है, वो करंट इज़ बीइंग डिराइव फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और फ्रॉम योर सोलर सिस्टम, तो एनर्जी इज़ बीइंग वेस्टेड ओवर देयर। तो आपने क्योंकि इनरश करंट को पुल किया है तो करंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ योर एनर्जी कंजम्पशन। तो अगर आप ज़्यादा करंट कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी का बिल तो आपका आएगा। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू गो फॉर डिवाइसेज़ जो इनरश करंट ज़्यादा ना लें, जिसका मतलब है कि ऐसी डिवाइसेस लें जो सर्ज कैपेसिटी जिनकी कम से कम हो। इन अदर टर्म्स ऐसी डिवाइसेस लें जो कि DC बेस्ड इन्वर्टर बेस्ड अप्लाइंसेज हो, जिसका मतलब है कि DC बेस्ड इन्वर्टर बेस्ड आपके एयर कंडीशनिंग्स जो हैं वो मोर एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। उसकी बड़ी क्लियर सी टेक्निकल वजह है कि नंबर 1, DC बेस्ड इन्वर्टर ACs हैव अ सॉफ्ट स्टार्ट फीचर, जिसका मतलब है कि देयर इनरश करंट, देयर सर्ज करंट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू योर नॉन इन्वर्टर ACs। जिसका मतलब है कि जब भी DC इन्वर्टर AC स्टार्ट होता है तो फुल करंट फुल रेटिंग पे स्टार्ट नहीं होता, एज लॉन्ग एज यू पावर इट ऑन द राइट वे। आप उसको कम टेम्परेचर पर अगर स्टार्ट करें, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 है और आप उसको स्टार्ट करते हैं 28 पे, तो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल लो करंट पे आपका इन्वर्टर AC स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी उसमें सर्ज इनरश करंट नहीं आएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि बेकार की एनर्जी ज़ाया नहीं होगी मोटर को इनिशियली घुमाने के लिए। सेकेंडली हम आ जाते हैं कि व्हाट आर DC इन्वर्टर ACs एंड हाउ डू दे एक्चुअली फंक्शन। इसमें 2 से 3 डिफरेंट पूरे एस्पेक्ट्स हैं। It is not only about how many components, DC components your AC has. That is only one component of your energy saving mechanisms in a DC inverter AC. पहली बात यह है कि जो आपका DC inverter AC है उसका जो compressor है, that is the major chunk of energy consumption in a cooling mechanism. आपका जो कंप्रेसर है दैट इज़ दी मेन कंपोनेंट जो कि एनर्जी को कंज्यूम करके आपके पूरे कूलिंग मैकेनिज़्म को मेंटेन करता है। तो कंप्रेसर का काम ये होता है कि हवा को
जो रेफ्रिजरेंट है उसमें हीट एब्जॉर्ब करवा के उसको कंप्रेस करके कूल डाउन करवा के कंडेंसर के थ्रू हीट को डिसिपेट करवा दे। अब कंप्रेसर अगर नॉन इन्वर्टर होगा या कंप्रेसर अगर फिक्स स्पीड पे चलेगा, जिसका मतलब है कि कंप्रेसर आइदर ऑन और ऑफ स्टेट में चलेगा, तो उससे नुकसान ये होता है कि कंप्रेसर इज़ आइदर फुली ऑन और फुली ऑफ। पहली बात तो हमारी हो गई कि इनरश करंट, कंप्रेसर फुल ऑन या फुल ऑफ का मतलब है कि जब फुल ऑन भी करवाएंगे तो अपनी सर्ज कैपेसिटी लेगा, जिसका मतलब है इनरश हाई करंट आएगा, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन होगी। एक वो लॉस तो हो ही गया नॉन इन्वर्टर AC का। एडिशनली अब दूसरी बात हो गई कि आपका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे रन कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो कम कैपेसिटी पे 20%, 40%, 60% कैपेसिटी पे भी रन कर सकता है, रादर देन रनिंग एट फुल कैपेसिटी ऑल द टाइम। मतलब जब भी उसको रन करना हो या वो 100% पे रन करे या वो 0% पे रन करे। ये नॉन इन्वर्टर ACs ऐसे फंक्शन करते हैं, इनके जो कंप्रेसर्स होते हैं। जो इन्वर्टर ACs होते हैं उसके कंप्रेसर्स वेरिएबल स्पीड पे रन कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी टेम्परेचर मेंटेनेंस है, लेट्स से कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो 26 डिग्री पे सेट है और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप देखें जो इन्वर्टर AC है उसको सिर्फ आधे डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को मेंटेन करवाना है टू रीच बैक द सेट पॉइंट। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वर्टर AC का कंप्रेसर है वो फुल स्पीड पे रन करे। तो कंप्रेसर है AC का वो 40% लोड पे भी रन कर सकता है, क्योंकि अब सिर्फ जो मार्जिनल डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब हु डिसाइड्स कि कितना मार्जिनल डिफरेंस है और कितनी स्पीड पे इसको रन करवाना है। तो आपके इन्वर्टर ACs आर इंटेलिजेंट डिवाइसेस, उसमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मैकेनिज्म है। माइक्रो कंट्रोलर होता है कंट्रोलर जिसके अंदर सेंसर्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि इट्स ऑलवेज मॉनिटरिंग कि क्या रूम का टेम्परेचर है और क्या डिफरेंस है और अब मुझे किस मेथडोलॉजी पे चल के किन पैरामीटर्स को मुझे मेंटेन करवाना है। क्योंकि अब डिफरेंस कम है तो आपका जो कंप्रेसर है वो कम स्पीड पे रन करके, कम करंट लेकर, कम पावर कंजम्पशन करके उसी टेम्परेचर को मेंटेन करवा सकता है। इसकी वजह से जो वेव की मॉड्यूलेशन आती है, जो वेव का पैरामीटर्स निकलते हैं, वो एज अ रिज़ल्ट जो पावर कंजम्पशन होती है उस कंप्रेसर की वो बहुत कम हो जाती है। यू डोंट नीड टू टर्न ऑन द कंप्रेसर एट फुल कैपेसिटी टू मेंटेन दैट हाफ डिग्री, टू रीच दैट हाफ डिग्री सेल्सियस पैरिटी। तो ये हो गया सेकंड एस्पेक्ट इसका। थर्ड एस्पेक्ट जो होता है वो होता है सबसे कम वाला एस्पेक्ट। उसका जो रिडक्शन आती है आपकी पावर कंजम्पशन में DC इन्वर्टर AC, वो होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ DC कंपोनेंट्स इन योर AC। क्योंकि AC कंप्रेसर को जब आपने एफिशिएंट बना लिया बाय यूजिंग वेरिएबल स्पीड टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है कि आपने अपने AC का जो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर था उसको आपने वेरिएबल स्पीड पे रन कर लिया, तो यू हैव अचीव्ड द हाईएस्ट चंक दैट यू कुड हैव अचीव्ड बाय चेंजिंग अ सिंगल कंपोनेंट। आपने हाईएस्ट सेविंग अचीव कर ली। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जो आप बाकी 3 से 4 कंपोनेंट्स हैं आप उनको भी DC में कन्वर्ट करवा लें, तो आपको माइन्यूट से चंक्स 5 to 10% पर चंक आपको जो है सेविंग मिल जाती है। तो इफ़ बाय चेंजिंग योर कंप्रेसर आपको 50 से 60% की सेविंग मिल जाती है। मतलब अगर आप एक नॉन इन्वर्टर AC लें और उसको इन्वर्टर AC में कन्वर्ट कर लें, जिसका मतलब है कि आपने वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर इंस्टॉल कर लिया उसमें विद VFD विद माइक्रो कंट्रोलर विद ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, तो आपने 50 से 60% की एफिशिएंसी अचीव कर लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरर। अब उसके बाद अगर आप बाकी कंपोनेंट्स, आउटडोर फैन, इंडोर फैन, वैल्व्स एक्सेट्रा, बाकी जितने भी मूविंग कंपोनेंट्स, अगर आप उसको भी DC में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे आप 20 से 25% की एफिशिएंसी अचीव करते हैं मैक्सिमम। तो द मेजर चंक इन इन्वर्टर AC इज़ योर कंप्रेसर। मेजर जो आपकी सेविंग करके देता है वो वही करके देता है। उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स से ऐड ऑन आपको थोड़ा सा और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है और उसकी आपको प्राइस भी पे करनी पड़ती है। आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं और कितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है फॉर द टाइनी चेंजेस इन। अच्छा, ये जो टाइनी चेंजेस हैं ये भी मैटर करते हैं इन द लॉन्ग रन। अगर आपका AC जो है वो 24 आवर्स चल रहा है तो फिर ये 1 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर नॉन इन्वर्टर AC है वो 1.5 का 8 से 10 एम्पेयर पे स्टार्ट हुआ है और फिर वो 8 एम्पेयर पे आके रुक जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे 3 DC इन्वर्टर हैं वो 3 से 3.5 एम्पेयर पे आके रुकते हैं और वही 5 DC जो है वो 1.5 एम्पेयर पे भी आ जाता है। तो अगर 24 आवर्स AC चल रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं आजकल, उस पर वो 1.5-2 एम्पेयर पे चल रहा है, तो फिर भी 1 एम्पेयर भी मैटर करता है। और अगेन आप 24 आवर्स चला रहे हैं, पूरा महीना चला रहे हैं, तो बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें भी। अगेन प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है 3 DC इन्वर्टर्स और 5 DC इन्वर्टर में, पर अगेन जो लाइफ है और जो उसकी बचत है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सही। अच्छा, इसमें एक और बात भी है जो आपने जहन में रखनी है कि इन्वर्टर AC और नॉन इन्वर्टर AC में एक बेसिक डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस ये है कि बोथ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर पैरिटी।
जिसका मतलब है कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर वर्सेस योर सेट पॉइंट। जिसका मतलब है कि अगर आपने एसी पे सेट पॉइंट लगाया है 24 डिग्री सेल्सियस का और रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो द बिगर द गैप बिटवीन द टू टेम्परेचर्स, the higher the compressor needs to work, the more the compressor needs to work to attain that temperature. तो अब अगर आप डिफरेंस ज़्यादा रखेंगे फॉर अ नॉन इन्वर्टर एसी इट डज़ नॉट मैटर, मतलब नॉन इन्वर्टर एसी के लिए अगर आधा डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा और उसको ऑन होना पड़ेगा तो वो फुल कैपेसिटी पे ऑन हो जाएगा नॉन इन्वर्टर एसी। बट इन्वर्टर एसी में जो सेट पॉइंट और एम्बिएंट टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो जितना कम होगा वो उतने कम पावर कंजम्पशन लेकर ऑन हो जाएगा, यही उसका फ़ायदा है। तो द हायर योर सेट पॉइंट एंड द लोअर द एम्बिएंट टेम्परेचर द मोर एफिशिएंट योर इन्वर्टर एसी बिकम्स। इन्वर्टर एसी कुछ जादू की छड़ी नहीं है जो हर वक्त ही कम से कम बिजली लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन्वर्टर एसी एक रूम में लगाया है तो आपको 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है। एक उस रूम में ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉसेस ना हो, जिसका मतलब है कि वहाँ गर्म हवा का इनफ्लक्स ना हो और कोल्ड एयर का आउटफ्लक्स ना हो, एग्जिट ना हो रही हो। दूसरी बात यह कि जो रूम में हीट डिवाइसेस हैं, हीट डिसिपेटिंग डिवाइसेस हैं, जिसका मतलब है द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, नंबर ऑफ लाइट्स, बिल्कुल पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन स्टूडियोज़ एंड अदर प्लेसेस। तो नंबर ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जो हैं वो भी कंट्रोल्ड हों, वो भी एक एक्सेस अमाउंट ना हो कि जिसको एयर कंडीशनिंग जो है वो कर ही ना पाए, उनको केटर ही ना कर पाए। तीसरी बात का जो आपने ख्याल रखना है वो यह है कि जो रूम की कैपेसिटी है, जो रूम की वॉल्यूमेट्रिक एयर कैपेसिटी है, वो एयर कंडीशनिंग की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्क्वायर फुटेज। स्क्वायर फुटेज एक 2 डायमेंशनल वो है, यूनिट है। यू नीड अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक एयर कैपेसिटी इज़ अ 3 डायमेंशनल क्वान्टिटी। आपका जो एयर कंडीशनिंग है वो वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो पे काम करता है। वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो मीन्स अ 3 डायमेंशनल, विच मीन्स योर स्क्वायर फुटेज मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द रूम। द हायर द हाइट, द मोर द हाइट ऑफ योर रूम, द हायर द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी योर एयर कंडीशनिंग नीड्स टू कूल। और उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि हाउ मच ओवर साइज्ड इज़ योर एयर कंडीशनर। इन्वर्टर एसीज़ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उसने टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करना है। जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके सेट पॉइंट और एम्बिएंट टेम्परेचर में, उतना वो अच्छा काम करेगा। जिसका मतलब है कि अगर 2 टन का हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं एक ऐसे रूम में जहाँ पे नॉर्मली आपने 1 टन का नॉन इन्वर्टर एसी लगाना था, तो होगा ये कि क्योंकि ये 2 टन का एयर कंडीशनिंग जो है इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर, बिल्कुल जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स ऑफ कूलिंग कैपेसिटी इसकी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इट कैन क्विकली कूल डाउन योर रूम एंड देन इट कैन क्रिएट अ सेट पॉइंट विच इज़ वेरी क्लोज टू द टेम्परेचर इट कैन अचीव, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट हर वक्त ही एट द लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग इसका कंप्रेसर रन कर रहा होगा। मतलब जैसे ही 26 पे लेट्स से आपने सेट किया और ये 26 से रीच करवा दिया रूम को, फिर जैसे ही रूम में थोड़ी सी हीटिंग हुई और 26.5 पे हो गया तो इसका जो कंप्रेसर है वो लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे ऑटोमेटिकली यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर एंड द VFD ऑन हो जाएगा और रूम को कूल डाउन करना शुरू कर देगा और फिर वो वेरी क्विकली उसको अचीव भी करवा देगा क्योंकि उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। तो इन द लॉन्गर रन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इंस्टॉल द बिगेस्ट पॉसिबल इन्वर्टर एसी दैट यू कैन पॉसिबली इंस्टॉल based on your budget and your space constraints and all of the constraints that are there, क्योंकि उससे इन द लॉन्ग रन फ़ायदा ये होगा कि इन्वर्टर एसी उस रूम को एज सून एज पॉसिबल कूल करवा देगा और उसका जो टेम्परेचर, जो उसकी पावर कंजम्पशन होगी वो एज लो एज पॉसिबल होगी। ऑल्टरनेटिवली अगर आप छोटा इन्वर्टर एसी लगवाते हैं एक रूम में, उसका नुकसान ये होगा कि इट विल ऑलवेज बी रनिंग एट हाई कैपेसिटी। अब वो हाई कैपेसिटी 70% भी हो सकती है, वो 100% भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर सेट पॉइंट एंड एम्बिएंट टेम्परेचर डिफरेंस एंड बेस्ड ऑन द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर कंडीशनिंग वर्सेस द स्पेस वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द रूम। अच्छा, कुछ और आप भी ऐड करेंगे इसमें? मैं ऐड करना चाह रहा था कि अगर एक ही रूम में हम 1.5 टन का एसी ऑन करें और 26 डिग्रीज पे उसको मेंटेन करना चाहें तो अगर उसको हाफ एन आवर लग रहा है और ऑन दी अदर हैंड वही उसी रूम में उसी टेम्परेचर से अगर स्टार्ट करें 1 टन के एसी को तो वो 1 घंटा लेगा। तो इन ईजी वर्ड्स के वही जो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है उसकी ज़्यादा बिलिंग हमें करनी पड़ेगी, बेर हमें ही करनी पड़ेगी और मतलब जब आधे घंटे में काम हो रहा है तो फिर 1 घंटे के हमने बिल क्यों देना है। ये तो हो गया। सोलर सिस्टम को तो अभी सेपरेट कर दें, ये तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लोड था ये वैसे ही ज़्यादा था। ऑन दी अदर हैंड वही चीज़ है जब आप सोलर सिस्टम पे डालेंगे तो उधर भी आप ही का नुकसान ज़्यादा होएगा। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें लगी हुई हों आइदर ऑन सोलर और नॉट। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी है। तो एनर्जी मैनेजमेंट जो है इट सेल्फ इज़ ऑल टुगेदर टॉपिक है ये पूरा, और ये पूरी मैनेजमेंट है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो घर की सारी डिवाइसेस हैं, बी इट
एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स और टेलीविजन्स और लाइट्स और फैंस, बहुत सी डिवाइसेस हैं जिन पे नज़र ही नहीं होती। पानी की मोटर्स होती हैं, जो पंप्स होते हैं जिससे आप दो तरह के पंप्स होते हैं, एक से आप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द मेन लाइन, एक पंप सेपरेट होता है जिससे आप छत पे चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन का वाटर है वो प्रेशराइज नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ में लाइन का जो वाटर है वो प्रेशराइज्ड होता है, क्योंकि सेंट्रल पंपिंग सिस्टम्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, लोकेशन बाय लोकेशन हर एरिया में प्रेशराइज्ड वाटर लाइंस होती हैं। तो द होम ओनर घर के लेवल पे आपको छत पे पानी नहीं चढ़ाना पड़ता। लाइन में जो वाटर आ रहा होता है वो जो आपके टैप में निकल रहा होता है उसमें पहले से प्रेशर होता है, वो प्रेशराइज वाटर होता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि लाइन वाटर वैसे ही नायाब है तो उसको प्रेशराइज क्या करना है, तो उसकी वजह से हर किसी को घर पे अपने पंप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी एक इनएफिशिएंट डिवाइस है। मेजर सबकी कोशिश होती है कि शेरशाह का पंप लगा लें या कोई और पुराने ज़माने का पंप लगा लें। उस पंप की भी अपनी एक टॉर्क रेटिंग होती है, उसकी एक सर्ज इन रश करंट होता है जो वो लेती है, प्लस उसकी जो वॉटेज होती है उसका कोई एनालिसिस नहीं करता कि उस पर क्या कितनी की हमें कैपेसिटी की ज़रूरत है, कितना हमें हेड चाहिए, कितना हमें वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो चाहिए पानी का, कितना जो हमारे वाटर की लाइन्स है उसमें कितना टर्बुलेंट फ़्लो है, कितने हमने उसमें एल जॉइंट्स लगाए हैं। मतलब नोबडी डज दैट वर्क। कोई कैलकुलेट भी नहीं करता, ना किसी को पता है, ना किसी को करने का शौक़ है, ना किसी होम ओनर के इस बात का ख्याल है कि हम कितनी बिजली बचा सकते हैं अगर हम जो अपनी पानी की मोटर्स हैं और जो पानी की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द हाउस और जो हमारी पानी का जो पंप से हम ऊपर चढ़ाते हैं उस लाइन को हम कितना एफिशिएंट कर सकते हैं। नोबडी वांट्स टू डू दैट होमवर्क। तो उससे नुकसान होम ओनर का ही होता है कि अगर वो वर्क नहीं करता उस पर तो अगेन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है, बिलिंग ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रिक बापडा की तरफ से उसको जो कैपेसिटी होती है ओवरसाइज्ड होती है। पंप अगर लगाया है आपने, एक छत पे आपको चढ़ाना है पानी, आपने 3 छतों की पंप का पंप लगाया हुआ है तो ठीक है, इट विल ऑलवेज़ वर्क, पानी ऊपर चढ़ जाएगा बट ज़्यादा कॉस्ट में चढ़ेगा। यू कैन ऑलवेज़ डू दैट इन कॉस्ट सेविंग मेजर्स। आपके जो पंप्स हैं उन पर किसी ने VFD नहीं लगवाई थी, VFD लगवाएंगे आपका इनरश करंट कम हो जाएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सेटिंग पे आपका पंप चलेगा, बट वेरी फ्यू पीपल आर लुकिंग टू डू दैट। अच्छा, ये बताएं, ये जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अगर कराची में देख लें तो शारा फैसल पे, लाहौर में देख लें तो MM आलम पे, ये सारी बिल्डिंग्स पे ग्लास का वर्क होता है और बहुत सारी पे तो नॉर्मल ग्लास लगा हुआ है। बिल्कुल। अब जो कूलिंग का मैकेनिज़्म है, जब यहाँ पहले इतनी गर्मी पड़ती है तो उधर फिर 16 पे AC चल रहे हैं और इन्वर्टर की तो बात ही नहीं रही, वो 16 के AC भी बमुश्किल ही वो कूल कर पाते हैं। बिल्कुल। या फिर उनको 4 टन स्टैंडिंग AC पे जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे तो इन्वर्टर नहीं हो तो बमुश्किल बेचारे कूल ही कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंस्ट्रक्टर्स और जो बिल्डर्स हैं कि वो ऐसी चीज़ लगा के दे रहे हैं कि अंदर इतनी हीट पैदा हो रही है कि उसको कूल करने के लिए ही ठीक ठाक बिल आ रहे हैं कमर्शियल। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों के ऑफिसेज हैं और वो ऑफिसेज बेचारों ने बनवाए हुए हैं, वहाँ पे डबल ग्लेज्ड ग्लास भी इंस्टॉल करवाया था, बट अब उनसे ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि हमारी हीट की लीकेज कहाँ से है। और तो मतलब बहुत स्पेसिफिक, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बट वो दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई एंड दे आर अनेबल टू ब्रिंग इट डाउन टू द ग्लास लेवल के वो किस विंडो पेन में क्रैक है और कहाँ से वो हीट का इनलेट है कि जिसकी वजह से हमारी जो पूरी की पूरी प्रेमिसेस है वो इतनी हीट अप हो रही है कि हमारे स्टैंडिंग एसीज आर एबल टू डू नथिंग। एडिशनली आप ये शोरूम्स को देखेंगे, अगर आप देखें मेन शारा फैसल पे जो नए शोरूम्स बन रहे हैं, वेरी हाई सीलिंग्ड शोरूम्स, उसकी वजह से ये होता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द इंटायर शोरूम है वो बहुत हाई हो जाती है। तो वाई वुड यू नीड टू कूल डाउन this massive amount of air when you can do that at a nominal value। आप थोड़ा सा इसको normalize करवा लें, ठीक है, it's a showroom, it needs to be high ceilinged, normally high ceiling, क्योंकि उससे एक अच्छा व्यू आता है, उससे एक एरी लुक आता है। नॉर्मली हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें तो ये चीज़ भी देखनी है ना कि जब कस्टमर अंदर आए तो एटलीस्ट उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिले। अब अगर हम कूल ही नहीं कर पा रहे और हाई सीलिंग बना ली है हमने तो वो भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देता। बिल्कुल ऐसे। एडिशनली आपका जो रिकरिंग एक्सपेंस है, जो ओवरहेड है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हर महीने आपके ऊपर आना है। यू हैव टू पे दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो डिज़ाइन अच्छा करवा लेना एक स्पेस को, दैट हैज़ टू बी डन वंस ओनली विद एनर्जी कंस्ट्रेंट्स इन माइंड। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर बेकार सा डिज़ाइन करवा लें, पुराने ज़माने का करवा लें, फिर उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो तो हर महीने ज़्यादा ही रहेगी। तो यू हैव टू पे दैट फॉर द इंटायरिटी ऑफ योर ऑपरेशंस इन दैट स्पेस अंटिल यू रेनोवेट द स्पेस। अच्छा, कीपिंग दैट इन माइंड कि हम ये चीज़ तो डिज़ाइन भी नहीं करवाते, जैसे आप कह रहे हैं हम बिल्डिंग डिज़ाइन करवाते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट तो हम करवाते भी नहीं है। इट इज़ नॉट, और किसी से चेक भी नहीं करवाते कि जो हमारा डिज़ाइन बना है, आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन बनाया उसमें एनर्जी मैनेजमेंट भी लगी हुई है या उसके बगैर ही बस बना दिया। उसने अपना डिज़ाइन बस ठीक किया और एनर्जी का तो कोई चीज़ खाता ही नहीं की। बिल्कुल। तो ये भी बड़ा फ़र्क है।
जिससे लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको तो होता है, ये मुल्क को भी होता है। बिल्कुल। कि सारे बैठ के आप रूम्स को और अपनी बिल्डिंग को कूल करने लगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए जो आपका वॉल्स है, जो घर के नए घर बनाते हैं लोग, नए घर रेनोवेट करवाते हैं, बट दे डोंट कीप इन माइंड कि आपका जो ब्लॉक वर्क्स है, जो आपकी वॉल्स है, उनका रिटेंशन फैक्टर क्या है। तो यहाँ रिटेंशन फैक्टर दूर की बात, यहाँ तो बस होता है कि मैंने 6 इंची का ब्लॉक लगाया या 8 इंची का ब्लॉक लगाया या 12 इंची का ब्लॉक लगाया या मैंने 18 इंची का ब्लॉक लगाया, देखो मेरा बेहतरीन ब्लॉक है। दैट इज़ नॉट अ थिंग। द थिंग इज़ कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपका सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है, वो उनका काम है। दे हैव टू मेक श्योर दैट योर स्ट्रक्चर इज़ इंटेग्रल एंड इट इज़ सफिशेंट टू बेयर ऑल द लोड्स एंड इट हैज़ टू। उसके बाद एक एनर्जी मैनेजमेंट का पूरा सेक्टर है कि जो वॉल्स हैं, दे आर योर फर्स्ट बैरियर टू हीट इंट्रूजन। आपकी जो हीट है वो कंडक्ट होती है थ्रू योर वॉल्स। सो द मोर हीट रिटार्डेंट, द मोर हीट प्रूफ योर वॉल्स आर, जितनी ज़्यादा इंसुलेशन उसमें होगी। इंसुलेशन कैन बी डन इन मैनी फैक्टर्स, इन मैनी वेज। आप पैसिव इंसुलेशन भी कर सकते हैं, आप एक्टिव इंसुलेशन भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी एनालिसिस कि कितना आपको बेनिफिशियल है। एक्टिव इंसुलेशन वर्क्स इन मैनी केसेस जहाँ पे एनर्जी की डिमांड बहुत हाई हो, जिस इंस्टॉलेशन पे, जिस रूम में, जिस एरिया में एनर्जी कूलिंग डाउन इज़ हाईली नेसेसरी, वहाँ पे एक्टिव इंसुलेशन भी वर्क्स। यू स्पेंड एनर्जी ऑन मेकिंग श्योर दैट योर इंसुलेशन इज़ एज गुड एज पॉसिबल। तो यहाँ पाकिस्तान में होम ओनर्स को और कमर्शियल यूज़र्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि एनर्जी मैनेजमेंट इज़ अ थिंग, इट नीड्स टू बी डन। आप किसी से भी करवाएं, आप कोशिश करें कि ख़ुद ही सीख लें इस बात को। जितना अपनी नज़र रख सकते हैं और जितना कस्टमाइज़ ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं अपनी प्रेमिसेस को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, उतना इन द लॉन्ग रन आप ही को बेनिफिट होगा कि आपका जो एनर्जी कंजम्पशन का बिल है टू आइदर कूल डाउन द प्लेस और टू हीट अप द प्लेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, वो कम से कम होगा। एनर्जी मैनेजमेंट एट द स्टार्ट करवाने पे इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जितनी 5 साल बिजली का बिल ज़्यादा देकर आ जाएगी। 5 साल नहीं, वो 3-4 महीने में बात कवर हो जाती है। तो बड़ी क्लियर सी बात है। एडिशनली जहाँ हम सोलर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो सोलर सिस्टम्स एक्ट एज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग योर एनर्जी बिल। लेकिन अगर आप बेजा एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होंगे तो उसको भी तो वो कम कर देगा, बट यू कैन ऑलवेज रीफाइन योर एनर्जी कंजम्पशन। सोलर सिस्टम्स तो आपको बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ना, वो आपको सेव नहीं करके दे रहे हैं। बट यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी डिवाइसेस हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ एबल टू मिनिमाइज योर कंजम्पशन बाय इटसेल्फ। इट शुड नॉट, योर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट बी सो पुअर कि वो सोलर सिस्टम पर रिलाई करे अपने आप को सस्टेनेबल बनाने के लिए। देखें, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं हमारे जिन्होंने इसी तरह एनर्जी मैनेज करके अपने पूरे घर को 24 आवर्स सेंट्रली एयर कंडीशन कर लिया। बिल्कुल है। तो जो चीज़ हम वेस्ट अपनी मोटर्स पे, अपनी लाइट्स पे, अपनी फ़ैन्स पे और अपने नॉन इन्वर्टर एसीज़ पे, वही सारी इलेक्ट्रिसिटी हमने बचा के अपने घर पे 24 आवर्स एसी ऑन कर लिए और साथ में सोलर सिस्टम लगा लिया, तो बिल भी ज़ीरो है, पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड की तरफ है और एसीज़ भी 24 आवर्स चल रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लग्जरी है जो हम कर सकते हैं अपनी वेस्टेज बचा के। तो ये ऐसे ही नहीं है कि हम सिर्फ बचा के बोलें कि यार इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रोज़ की कंजम्पशन हमारी जो है वेस्ट हो रही होती है और उसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो ठीक ठाक हमारा लॉस होता है उसका। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एडिशनली कुछ लोग क्या पुराने नॉन इन्वर्टर एसीज़ लगे हुए हैं, दे आर नॉट विलिंग टू अपडेट देम टू द न्यूअर मॉडल्स, बी इट फॉर वट एवर रीज़न। मनी कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, पैसे स्पेंड ना करने का दिल भी हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है कि वो पैसे ना हो, वो खर्च ही ना कर पा रहे हो। तो बी एट वट एवर रीज़न, अगर हाउ कैन दे मेक श्योर कि देयर एनर्जी कंजम्पशन गोज़ डाउन। तो उनकी एनर्जी कंजम्पशन तो कम नहीं हो सकती, बट एज सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन से उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि सोलर सिस्टम बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन नेट मीटर दैट, यू कैन सेल दैट टू के इलेक्ट्रिक और देन यू कैन रिड्यूस योर के इलेक्ट्रिक बिल। आप एनर्जी कंजम्पशन नहीं कम कर सकते, यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर एंड देन यू सेलिंग इट टू द ग्रिड। तो इन अदर टर्म्स यू आर रिड्यूसिंग योर बिल, बट यू आर एक्चुअली यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय योर ओन सेल्फ टू पावर अप योर ओन होम डिवाइसेज एंड टू सेल इट टू द ग्रिड, जिससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है फ्रॉम द ग्रिड दैट गोज़ डाउन, बट ओवरऑल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वही रहती है क्योंकि आपने इनएफिशिएंट डिवाइसेस अपने घर पे इंस्टॉल करी हुई हैं। इस सारी डिस्कशन का मकसद ये है हमारा कि अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कि वाई शुड दे मूव टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। उससे उन लोगों का पर्सनली क्या बेनिफिट है और वी एज ए कलेक्टिव नेशन हमारा क्या बेनिफिट है और एज ए ग्लोबल इकॉनमी हमारा क्या बेनिफिट है कि इफ़ वी मेक आवर एनर्जी कंजम्पशन मोर
if we reduce our energy consumption and make it more optimized, then how can we safeguard our interest in the long term? तो अवेयरनेस बढ़ाने का प्रोग्राम है हमारा, प्रोडक्ट सेल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है कि आप हमसे नया से नया एसी ले लें, आप हमसे नई से नई लाइट ले लें, नए से नए मोटर ले लें, मोर एफिशिएंट ले लें, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। अवेयरनेस बढ़ाने का प्रोग्राम है कि पीपल शुड कीप इन माइंड कि वेन एवर देर परचेजिंग अ प्रोडक्ट, हो सकता है आपके पुराने बल्ब घर के 15 बल्ब लगे हुए हों, 4 बल्ब आपके फ्यूज़ हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो जब आप नए बल्ब्स परचेज़ करने जाएँ, व्हेन यू हैव टू बाय, तो आप कम से कम तब तो अपने जहन में ये रखेंगे यू हैव टू बाय द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स। जब आपके फ़ैन में कोई इशू है, यू हैव टू रिप्लेस योर फैन, देन यू शुड बाय द मोस्ट एफिशिएंट फ़ैन दैट कैन रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। सेम गोज़ फॉर योर एयर कंडीशनिंग। आपका पुराना एयर कंडीशनर ख़राब हो रहा है, यू डोंट नीड टू चेंज इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, आज ही आज चेंज करें क्योंकि नया मॉडल आ गया है तो हमारी सेल होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैन चेंज इट वेन एवर यू वॉन्ट टू, ताकि जब भी आप चेंज करने की नौबत आए आपको ये बातें पहले से जहन में हो, यू are able to make the right decision, you are able to buy the right product for yourself, not because anybody tells you that it is the right product, because इस प्रोडक्ट से आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होनी चाहिए, उससे आपका जो भी सोलर सिस्टम अगर आपके घर पे लगा हुआ है उसकी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, आपकी ग्रिड पे डिपेंडेंस कम होनी चाहिए। तो दिस इज़ ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि एज अ कलेक्टिव नेशन वी आर एबल टू थिंक ऑन दीज टॉपिक्स, और हमारे जहन में एट द फोर फ्रंट हमारे ये टॉपिक्स हो, हमारे जहन में सबसे फ्रंट पे ये बात हो हर वक्त कि हाउ कैन वी रिड्यूस आर एनर्जी कंजम्पशन। हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है, आप देखें एनर्जी कंजम्पशन कैन बी इन अदर टर्म्स ऑल्सो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से हट जाएँ, आप देखें फ्यूल को हम कितना कंज्यूम करते हैं इन कार्स, पुराने ज़माने की हम गाड़ियाँ लेके बैठे रहते हैं। आप देखें टोयोटा की जो भी लाइनअप है, मेजॉरिटी पुरानी लाइनअप जो है वो पेट्रोल बेस्ड है। नई लाइनअप, पुरानी लाइनअप तो नहीं, जो आज प्रोड्यूस हो रही है 2022 मॉडल, वो भी सब यही है। इंडस मोटर ज़्यादा की एवरेज हमें इस पाकिस्तान में नहीं मिलती। बिल्कुल, तो हमें तो पता नहीं किन ज़माने में इन्होंने रखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि एज अ कलेक्टिव नेशन वी डोंट टेल देम टू प्रोड्यूस। हमारी अपनी भी तो एक रिक्वायरमेंट नहीं है ना। देखिए जो इंडस्ट्री होती है दैट जनरली केटर्स टू द डिमांड ऑफ इट्स कंज्यूमर्स, तो जो कस्टमर को चाहिए होगा इंडस्ट्री वही मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोड्यूस करके देगी। अच्छा, इंडस्ट्री ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर इंडस्ट्री के 4 प्लेयर्स मेजर प्लेयर्स हैं और वो कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको नहीं मीट कर पा रहे, तो जो 5वां प्लेयर न्यू एंट्रेंट है, इट विल ऑलवेज हैव दी कैप्चरिंग पावर कि वो ज़रा सी मॉडिफिकेशन करके कस्टमर की जो डिमांड है अगर उसको मीट करवा दे तो इट कैन कैप्चर लार्ज ऑडियंस। तो इंडस्ट्री को इन सारी बातों को पता है, सो द इंडस्ट्री ट्राइज टू जनरली मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। हमारी डिमांड ही नहीं है एज अ कस्टमर्स, पाकिस्तान के कस्टमर की हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जहनों में ये बात है ही नहीं कि एनर्जी को मैनेज करना है, फ्यूल की कंजम्पशन को कम करना है, एनर्जी एफिशिएंट गाड़ियाँ ले ली हैं। आप देखें हाइब्रिड कार्स का पाकिस्तान में जो इन्फ्लक्स है वो कितनी लेट हुआ है एज़ कम्पेयर टू द एंटायर वर्ल्ड। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान में आई है तब तो बाकी दुनिया तो इलेक्ट्रिक कार्स पे अच्छी खासी रिसर्च करके प्रोटोटाइप मॉडल्स लॉन्च कर रही थी। तो इसी तरह अब ये कंज्यूमर्स के ऊपर है कि हाउ कॉन्शियस आर दे एंड हाउ इम्पॉर्टेंट डू दे फील दैट एनर्जी मैनेजमेंट इज़, सो दैट दे कैन मेक श्योर कि ये जो भी अप्लायंसेस सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बी इट कार्स, बी इट एयर कंडीशनर्स, बी इट रेफ्रिजरेटर्स, बी इट बल्ब्स, लाइट्स, फैंस, व्हाटएवर, वो कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं, वो कितने होने चाहिए, हमें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, तो इंडस्ट्री खुद ब खुद ही मीट करेगी उसकी डिमांड्स को। पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री आज भी आप देखें कोई हाइब्रिड गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। और जितनी भी नई SUVs आई हैं, क्रॉस ओवर्स जो आई हैं, ये भी सारी 10 से भी कम की इनकी एवरेज है। बिल्कुल। तो कोई खूबसूरत चीज़ वो भी नहीं हमें मिली, बल्कि सब पुराने मॉडल जो बाहर के थे वो सब आ गए पाकिस्तान। रिसाइकल्ड मॉडल्स हैं एक तरह से कि बाहर ख़त्म हो रहे हैं, वो दे आर गोइंग टू बी फेस्ड आउट, वो पाकिस्तान में आ गए हैं। और पाकिस्तानी इसी बात पे सेटिस्फाइड है कि वी हैव बॉट ब्रांड न्यू कार्स जो हमारे लिए नए मॉडल हैं, बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड देयर ओल्ड मॉडल्स। वो ओल्ड मॉडल्स हमारे लिए भी कंसिडर हो सकते थे अगर हमारी मेंटालिटी आज ये होती कि वी डोंट नीड सच मॉडल्स विच आर आउटडेटेड, विच आर हाई एनर्जी कंज्यूमिंग। और अच्छा, एक बात और भी है जो हमारी मेंटालिटी है कि जब तक हमारे सर पे ना पड़े हमें समझ नहीं आती बात। हम अगर अभी किसी से पूछें कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी क्यों ले रहे हैं, तो आई कैन अफोर्ड इट, तो इससे तो कोई मना नहीं कर रहा। ऑब्वियसली पूरा मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा तो US में सारे अफोर्ड कर सकते हैं, सऊदीया में अफोर्ड कर सकते हैं, नॉर्वे में अफोर्ड कर सकते हैं पेट्रोल कार्स, तो वो क्यों नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। माइंडसेट नहीं है हमारा इनोवेशन की तरफ। हम नई चीज़ को इतनी जल्दी अडॉप्ट ही नहीं करते, हम कॉपी करते हैं कि पहले सारी दुनिया कर ले और उसके बाद हम करेंगे। कोई हम अकेले इतने अमीर नहीं है कि हम चीज़ अफोर्ड करते रहते हैं जब तक, तो तब तक चलाएँगे, और जब हमारी अफोर्डेबिलिटी से बात ख़त्म हो जाएगी, सर से ऊपर निकल जाएगा पानी, फिर हम चेंज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नई चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उससे आप लीपफ्रॉग करते हैं बाकी दुनिया से। अगर हम बेशक हम अफोर्ड करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ चले जाएं, हम हाइब्रिड की तरफ चले जाएं,
हमारी सेविंग तो होगी, हमारे मुल्क की सेविंग तो होगी, हमें डॉलर्स में पेट्रोल तो नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो हम एज अ कलेक्टिव नेशन हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमें इनोवेशन की तरफ जाना है, हमें नई चीज़ें अडॉप्ट करनी है। देखिए इसी तरह ही कल जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही थी, अब ओल्ड स्कूल मेथड से अगर आप बोलें कि मैं इंडस्ट्री चलाऊंगा तो वो नहीं चल सकती, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल बैठा हुआ है कि बस बिजली गवर्नमेंट देगी, गैस गवर्नमेंट देगी, पानी गवर्नमेंट देगी और पैसे भी लेगी, भत्ता भी देगी और फिर मैं अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल लूँगा। आप कम्पीट नहीं कर सकते। अगर मेजर कॉस्ट किसी भी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकता है और उसको करना चाहिए। कोई इतनी कॉस्ट तो नहीं है कि आप सोलर लगाने, इंडस्ट्री की कॉस्ट ज़्यादा है, सोलर की कॉस्ट इतनी नहीं है। अगर आप अपनी बिजली बना के एक प्रोडक्ट बना सकते हैं इस मुल्क, आप बाकियों से आगे निकल जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप बोलें कि मैंने इस मुल्क में ही नहीं रहना, ये मुल्क ही बेकार है, चले जाएँ आप उठ के, तो फिर आप मुझे बताएं कि दूसरे मुल्क में जो लोग पहले ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं वहाँ जाके आप कैसे कर पाएंगे? वहाँ भी तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई ऐसा अनोखा काम तो कर नहीं रहे, आप तो सर्विसेज दे रहे हैं। कोई नई चीज़ तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। या तो हम बोलें कि हमने कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर ली है तो वही हम जाके वहाँ भी करेंगे और हम उनसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मोस्टली। अगर सर्विसेज में भी हम इतना पीछे हैं टेक्नोलॉजी में तो बाहर जाके तो हम और पीछे रह जाएंगे, हम तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पूरा माइंडसेट है जो हमें अपने लाइफस्टाइल में भी लेके आना है, हमें अपने बिजनेसेस में लेके आना है, हमें अपनी इंडस्ट्री में लेके आना है कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। हर नई टेक्नोलॉजी जो बेहतर लगे और जिससे कॉस्ट एफिशिएंट हो सकें चीज़ें, उसको अडॉप्ट करना है। अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक एक करके हमारे बिजनेसेस भी बंद होते हैं और अभी भी हो रहे हैं, पिछले 6 मंथ से ही हो रहे हैं। जब से यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर है, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में, फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो रही हैं क्योंकि हम नई चीज़ अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है एज अ पाकिस्तान नेशन का भी और लोगों का भी, और फिर फ्रस्ट्रेट भी हम ही हो रहे हैं कि शायद ये हमारा कसूर है। तो आगे सोल्यूशंस हैं मार्केट में, अगर हम थोड़ी सी आंखें खुली रखें, थोड़ी सी रिसर्च करें और थोड़ा सा दिल बड़ा करें तो मेरा ख्याल है कि इसका हल निकल सकता है। पर्सपेक्टिव एंड वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान। पाकिस्तानियों को कॉपी करना बड़ा अच्छा लगता है, पाकिस्तानियों को नहीं, बाकी बहुत सी नेशंस हैं जिनको कॉपी करना अच्छा लगता है। हमें बेनिफिट ये है कि इफ़ यू डोंट ट्राई टू कॉपी एंड देन इफ़ यू ट्राई टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान तो हम बहुत ज़्यादा लीप फ्रॉग कर सकते हैं। वी हैव द अपॉर्चुनिटी क्योंकि वी आर वेरी फार बिहाइंड इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व कर लें तो वी मैसिवली जंप फॉरवर्ड एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस विच आर इन्वेस्टेड इन ओल्डर टेक्नोलॉजीज़। हम तो इन्वेस्टेड कहीं भी नहीं है, ना हम ओल्ड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड है, ना हम न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड है। तो अगर हम इन्वेस्ट हो नहीं, हम अभी भी नहीं, अगर हम नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर जाए तो हम माइल साइड चले जाते हैं बहुत सारे लोगों से। कहने का मकसद ये है कि हम आज भी एज इन पाकिस्तान हम ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवा रहे हैं। हमारी फील्ड है सोलर सिस्टम्स, वी हैव बीन एसोसिएटेड विद सोलर टेक्नोलॉजी फॉर द पास्ट 10 years। हमने पाकिस्तान से बाहर और मुल्कों में भी सोलर सिस्टम्स के साथ हमारा रिलेशन रहा है, हमने इंस्टॉलेशंस करी है, हमने डील किया सोलर सिस्टम्स के साथ। पाकिस्तान में हम जब से ऑपरेट कर रहे हैं, हम शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रिड के लिए जो अनरिलायबल ग्रिड है, हाइब्रिड सिस्टम्स या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स बने हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम्स पाकिस्तान के लिए सूटेड नहीं है, इसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हमारा एजेंडा कैसे नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना बहुत आसान है। एज एन इंस्टॉलर हमारे लिए ऑन ग्रिड सिस्टम्स की सोर्सिंग करना बहुत आसान है क्योंकि उसकी वैरायटी ज़्यादा अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन ग्रिड सिस्टम बनते ज़्यादा हैं क्योंकि बाकी सारी दुनिया को चाहिए ऑन ग्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत थोड़े मुल्कों को चाहिए। बड़ी क्लियर सी बात है, बड़े लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंडली, ऑन ग्रिड सिस्टम में कंपोनेंट कम लगते हैं, जिसका मतलब है कि जो ब्रेकर्स लगते हैं, जो MCBs वगैरह लगती हैं वो कम लगती हैं, जिसका फ़ायदा कस्टमर को ये होता है कि उसकी जो ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट होती है वो कम आ जाती है। तो कस्टमर को ये बात अट्रैक्ट करती है कि मैंने 10 किलोवाट का सिस्टम फ़र्ज़ करें 50 रुपये में लगवा लिया तो 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगेगा 70 रुपये में। मतलब 50 और 70 में आप देखें कि अच्छा खासा फ़र्क होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको प्राइसेस कोट करी हैं। तो एज अ कस्टमर ये बात भी अट्रैक्ट करती है कि देखो ऑन ग्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का ही है, प्रोड्यूस 10 किलोवाट से करेगा तो उसकी प्राइस भी कम है। प्लस आफ्टर सेल्स भी ऑन ग्रिड सिस्टम में कम होती हैं क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम्स में वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से मूविंग कंपोनेंट्स कम होते हैं, बैटरी साइड ही नहीं होती, बैटरीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं होती, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमें बहुत फ़ायदा होता है एज अ कंपनी ऑन ग्रिड सिस्टम को सेल करना। बट
राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी बिन सेइंग कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवाएं, आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएं या हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं. इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देन यू नीड टू गो फॉर अ हाइब्रिड सिस्टम. हाइब्रिड सिस्टम में आपका फ़ायदा एज अ कस्टमर ये है कि वो यू कैन सेल टू द के इलेक्ट्रिक, यू कैन सेल टू द नेशनल ग्रिड एज लॉन्ग एज इट्स फीजिबल फॉर यू, कि वो आपको राइट टैरिफ देते रहे, वो अच्छा टैरिफ आपको देते रहे और ग्रिड का जो फेलियर का जो चांसेस है वो भी कम रहे. अब आपके सामने है इसी साल के 2 क्वार्टर में इतनी अनरिलायबल ये रही है ग्रिड कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स जिन्होंने लगवाए हुए थे, देयर ऑन ग्रिड सिस्टम्स वर इफेक्टिवली नॉन फंक्शनल, कि दिन के 6 घंटे से 8 घंटे ऑपरेशनल टाइम्स होता है फॉर एन ऑन ग्रिड सिस्टम जिसमें वो अपनी प्रोडक्शन करता है. अगर उसमें से 4 घंटे के इलेक्ट्रिक की या वाडा की वजह से लोड शेडिंग हो रही है तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम में प्रोड्यूस क्या करना है, वो क्या करेगा, ना वो आपको दे सकते हैं ना वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम इज डिज़ाइन सच दैट कि जब के इलेक्ट्रिक या वाडा मौजूद नहीं होती वो खुद शट ऑफ की तरफ चले जाता है. वी बिन सेइंग दिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट. बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स इंस्टॉलर्स हैं, कंपनीज हैं, इंपोर्टर्स हैं, दे बिन सेइंग, दे हैवंट बिन सेइंग एनी सच थिंग. वो बस ऑन ग्रिड सिस्टम को सेल कर देते हैं. कस्टमर के यहाँ जब पहली दफ़ा के इलेक्ट्रिक की या वाडा की तरफ से लाइट जाती है तब जाके कस्टमर को पता लगता है कि ये इसका फ्लॉ है. तो गलत बात है, पहले से बताना चाहिए. हाइब्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम में लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हैं कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स माइक्रो ग्रिड्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. फ़ायदा ये होता है कि लाइन लॉसेस नहीं होते, ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं बिछाने पड़ते, पीपल कैन प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एट देयर ओन हाउस होल्ड लेवल्स. बाकी सारी दुनिया अब जा रही है डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स की तरफ. सोलर सिस्टम्स की रिलेटिव अगर हम बात करें, और पाकिस्तान अब जाके ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवा रहा है. इंटेलिजेंट पीपल हैं, बहुत तेज़ लोग हैं, बहुत स्मार्ट हैं, देर एक्सपर्ट्स इन देयर इंडस्ट्री, बट देर स्टिल ओनली अडॉप्टिंग ऑन ग्रिड सिस्टम्स एज दी ओनली सोल्यूशन एज़ फार एज सोलर सिस्टम्स को. बहुत से लोग हैं जो रिलक्टेंट होते हैं, ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बैटरी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज इज़ अ थिंग ऑफ द फ्यूचर. उनके ज़माने में वही लेड एसिड का गाड़ी की बैटरी उनके जहन में होती है कि बस वही है, वही कार एनर्जी स्टोरेज का एक ऑप्शन है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बेकार है. तो ये पाकिस्तान में एक गलत ट्रेंड है. अगर आप नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि बाकी दुनिया और आगे मूव कर रही है, हम अभी फिर पुरानी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा के, तो देन इट विल बी अ लैकिंग ऑन आवर पार्ट. नुकसान भी से हमारा ही होगा. अब आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक नेपरा ने ये प्रपोजल डाला है कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं जो नेट मीटरिंग का टैरिफ है. दिस इज़ अ थिंग वी बिन वार्निंग अगेंस्ट फॉर द पास्ट 3 years. हम शुरू से कह रहे हैं कि देखें ग्रिड का जो रेट है, नेट मीटरिंग का टैरिफ जो है वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं है. वो ट्रांसमिशन लाइन जो ओन करता है, जो ट्रांसमिशन को ओन करता है, जो सारे मामलात को देखता है, इट इज़ ऑन देयर ओनर्स, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो ये उन्हीं का प्रेरोगेटिव है कि वट एवर टैरिफ दे चूज़ फॉर यू हैव टू बेनिफिट फ्रॉम दैट टैरिफ. अगर वो आज 22 रुपये दे रहे हैं तो आपको 22 रुपये मिलेगा. अगर वो आपको कल 40 रुपये दें तो 40 रुपये मिलेगा आपको. अगर वो आपको 5 रुपये दें तो आपको 5 रुपये मिलेगा. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. पाकिस्तान इज़ स्लाइटली अनफेयर इन दिस सिनेरियो. पाकिस्तान के रूल्स डिफरेंट हैं. पाकिस्तान में पब्लिक की जो बातें हैं वो नहीं सुनी जाती, कंज्यूमर की साइड जो है कोई सेफ गार्ड नहीं करता. तो इन सच अ सिनेरियो जहाँ पे कंज्यूमर को कोई सेफ गार्ड नहीं करता, कंज्यूमर को अपने आप को खुद सेफ गार्ड करना है, तो अपने आप को सेफ गार्ड ऐसी टेक्नोलॉजी लगवा के कर सकता है जो फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स चले. अगर वो किसी से लड़ नहीं सकता, कि इलेक्ट्रिक से अपना रेट नहीं मनवा सकता, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी लगा ले जो उसको 25 ईयर्स के लिए सेल्फ सस्टेन करवा दे, सेल्फ प्रोड्यूसिंग बना दे कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इतनी कंज्यूम हो रही है कि दे कैन गो ऑफ ग्रिड इफ़ दे लाइक टू. तो उसमें बैटरी बेस्ड सिस्टम्स ही हैं जो कि कामयाब हैं, जो बाकी दुनिया लगा रही है. पाकिस्तान की एक ज़हनियत है कि वो कामयाब नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम्स कामयाब हैं. तो कामयाब तो ऑन ग्रिड सिस्टम्स की कामयाबी आपके इख्तियार में नहीं है. इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. तो उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपके हाथ में ही नहीं है. जो आपको नेपरा रिटर्न देगा नेट मीटरिंग टैरिफ का, उसकी बेसिस पे वो डिपेंड करेगा. ग्रेजुअली इट हैज़ टू कम डाउन. अगर 22 रुपये से अभी चल रहा है नेट मीटरिंग का बेनिफिट, इट हैज़ टू गो डाउन ग्रेजुअली. 10 रुपये पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 1 पे भी जाएगा, 0 पे भी जाएगा. इट हैज़ टू गो डाउन. जैसे जैसे ग्रिड की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, कॉमन सेंस है कि ग्रिड ने रेट गिराने हैं, और जैसे जैसे मोनोपोली भी ग्रिड की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी वो रेट गिराती जाएगी. तो ये बात कॉमन सेंस बने या ना बने, ग्रिड की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, मोनोपोली की वजह से भी ग्रिड अपने रेट गिरा सकते हैं नेट मीटरिंग के बेनिफिट के. तो कंज्यूमर्स हैव टू सेफ गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट. बाकी दुनिया माइक्रो ग्रिड्स को अडॉप्ट कर रही है, हम आज ऑन ग्रिड सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं. बाकी दुनिया ऑन ग्रिड सिस्टम्स को आज से 20 साल पहले अडॉप्ट कर चुकी है. बट हमारे लोगों को अभी भी ये बात रियलाइज़ नहीं हो रही कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स आर नॉट द वे फॉरवर्ड, क्योंकि सेंट्रलाइज ग्रिड इज़ नॉट सस्टेनेबल. यू कैन नॉट हैव अ बिग सेंट्रलाइज ग्रिड जहाँ से आप सबको पावर देंगे. उसके लिए आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे, पूरे के पूरे ग्रिड स्टेशंस होंगे जिनका मकसद सिर्फ ये होगा कि सिर्फ ट्रांसमिशन करना है.
आप बताएं ना, अगर एक हाइडल पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और एक कंज्यूमर बैठा है, वो लेट से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जो हाई वोल्टेज जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उस हाइडल पावर प्लांट में और इस कंज्यूमर के दरमियान में कितना डिफरेंस है, एंड व्हाई हैव सच अ बिग डिफरेंस व्हेन यू कैन हैव सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी राइट एट योर रूफटॉप। आपको क्यों 600 किलोमीटर की लाइन बिछानी है उस इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, जिसकी सारी कॉस्ट बेकार है। यू डोंट नीड टू हैव दैट कॉस्ट, यू डोंट नीड टू हैव दोज ग्रिड स्टेशन जो सिर्फ मॉड्यूलेट करें, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें ताकि जो करंट है वो कम से कम हो जाए, लाइन लॉसेस कम से कम हो जाए। फिर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हो, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट हो, फिर जिस जगह पे कंजम्पशन हो रही है उस इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे स्टेप डाउन ग्रिड स्टेशंस लगे हुए कि वो हाई वोल्टेज को फिर यूजेबल लो वोल्टेज में कन्वर्ट करें ताकि फिर कंज्यूमर उस लो वोल्टेज को कंज्यूम कर सके। तो एक मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ यूजलेस इफ़ वी कंपेयर द करंट टेक्नोलॉजीज़। ये चीज़ें ज़रूरी थी फॉर 50 ईयर्स अगो, 40 ईयर्स अगो, जब सोलर टेक्नोलॉजी वाज नॉट मेच्योर्ड इनफ, वाज नॉट डेवलप्ड एट द कंज्यूमर लेवल के उसकी जो प्राइसिंग थी वो भी सस्टेनेबल नहीं थी। बट नाउ वी हैव द सोल्यूशन टू मूव leaps ahead, we have the ability to jump forward. तो अब we cannot rely on the national grid, we need to stay away from the national grid at the consumer level as much as possible. So in that case the only solution is either going hybrid if you still want to get connected to the grid, or going totally off grid and creating your own microgrid to provide electricity to your own community. बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको क्लोज़ करें आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके उनको भी फ़ायदा हो, और हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें। थैंक यू।